सो हाय एवरीवन, ईशा खेल रही है क्ले से। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और मेरी लाइफ एकदम बिज़ी हो गई है, इस वजह से ना मोबाइल, ना मैं कुछ कर पाती हूँ, ना रिप्लाई कर पाती हूँ, ना वीडियोस बना पाती हूँ। और उसका रीज़न बहुत लोगों को पता है और बहुतों को नहीं भी पता है कि हमारी लाइफ में एक छोटा सा क्यूट सा बेबी आ गया है, बेबी सिस्टर। और उसका नाम है, बताओ बेबी सिस्टर का नाम क्या है? अन्विका। अनविका। सो अनविका हमारी लाइफ में आ गई है और उसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ मैसअप हो गई है। और हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा, मेरी तो स्लीप पैटर्न ही बहुत ख़राब हो गया है। उस वजह से मैं ईशा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है और ईशा मेरे साथ है आज। मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी और आपसे बहुत सारी बातें करूँगी, जो आजकल चल रहा है उसके बारे में, जो हुआ है उसके बारे में, और जो मेरे और उसके बाद हम आराम करेंगे। हम वीडियो के बाद डेफिनेटली आराम करेंगे। ओके, तब स्टार्ट करते हैं। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ में जो छोटा वाला है वो बहुत डिमांडिंग है, उसको बहुत टाइम चाहिए मेरा। और जो मेरा ये दूसरा छोटा वाला है, इसको भी बहुत टाइम चाहिए मेरा। तो उस वजह से मेरी ईशा छूट जाती है मुझसे और मुझे बहुत गिल्ट की फीलिंग होती है कि मैं उसे उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ जितना वो डिज़र्व करती है। तो ये वीडियो मैंने अलग से बनाया है और इसमें मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है जो मैं ईशा के सामने नहीं कर सकती थी। और वो कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जो उसके लिए भी बहुत सेंसिटिव हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ का और उसमें मर्ज कर दूंगी। तो जो बच्चा, जब हमारी लाइफ में एक न्यू बॉर्न आया और एक न्यू फैमिली मेम्बर जुड़ा, तो ईशा में बहुत सारे चेंजेस हुए और उन सब चीज़ों में मैं अभी भी उलझी हुई हूँ। और अगर मैं ईशा की बात करूँ तो उसके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है। और मैंने ईशा को बहुत टाइम स्टार्टिंग से दिया, अब भी ट्राई करती हूँ। बट जब कोई आपकी फैमिली में लाइक न्यू बॉर्न को आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, आपकी रातों की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और स्पेशली जो आप जितना टाइम स्पेंड करते हो उतना टाइम आप नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। तो ईशा में रिमार्केबल चेंजेस आए और वो चेंजेस ने मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक हिला दिया। और वो चेंजेस क्या थे ये मैं आपको बताऊंगी, और ये चेंजेस क्यों थे ये भी मैं आपको बताऊंगी, और वो चेंजेस पे मैं काम कैसे कर रही हूँ मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले कि उसके अंदर ये चेंजेस क्या क्या आने लगे। ईशा लॉस्ट हो गई फिर से, वो अकेले रहने लगी, उसको किसी की कंपनी नहीं चाहिए थी, वो रूम बंद करके अपना सेपरेट रहती थी। उसके बहुत सारे फिक्सेशंस बढ़ गए, उसने अपनी एक दुनिया उस घर में अपनी दुनिया बना ली, मेरे से बहुत डिस्टेंस मेंटेन करने लगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी मैं उस बच्चे के साथ होती थी तो वो उस रूम में एंटर भी नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि ईशा की जो बेसिक स्किल्स हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करती थी, उसकी वो स्किल भी कहीं ना कहीं जाने लगी हैं। और ईशा में लैंग्वेज भी बहुत अच्छे ढंग से, एक्सप्रेसिव जो लैंग्वेज उसकी आ गई थी वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी स्ट्रगल करने लगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं उसकी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, मैं उसको टाइम भी देती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे थे जो मैं समझ नहीं पा रही थी। उसके ऑल ऑफ द सडन मेल्टडाउन्स बहुत बढ़ने लगे और मेरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने लगी। और एक दिन मैं, बहुत सारी मेरे पास बुक्स हैं और इंटरनेट भी है, मैंने जानने की कोशिश करी बिकॉज़ मैं अभी एक बहुत बाहर नहीं जा पाती हूँ, तो मैं नहीं ले जा पाई ईशा को कहीं। बट मैंने ऐसे ही सर्च करने का ट्राई किया तो मुझे एक स्टेटमेंट मिला, उसे बोलते हैं ऑटिज़म बर्नआउट, जो मुझे लगा कि ये ईशा के ऊपर है। और मुझे लगता है कि ईशा को यही प्रॉब्लम है। अगर इन चीज़ों को समझने के बाद भी मैं नहीं, अगर इसे सॉल्व कर पाई तो डेफिनेटली मैं इसके रिगार्डिंग किसी स्पेशलिस्ट से मिलूँगी।
उसके सेम वही सिम्टम्स थे जो ईशा के थे, लाइक आइसोलेट हो जाना, हर समय थका हुआ फील करना, सेंसरी ओवरलोडेड रहना, अचानक से बिल्कुल वैसा बिहेव करना जैसा उसने कभी नहीं किया, या फिर उसकी जो बहुत अच्छी स्किल्स थी उसमें भी स्ट्रगल करना। और इसके रीज़न था सेपरेशन एंजाइटी, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, फैमिली में कुछ ऐसी चेंजेस हो गए हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ईशा इसी चीज़ से जूझ रही है। ईशा को मैंने वो करते हुए देखा है जिससे मेरे अंदर तक की मम्मा हिल जाए। सो मैंने उसे उसकी सेंसरी ओवरलोड में उस फेज़ में जाते हुए देखा है। मुझे रातों को नींद नहीं आई है, बहुत सारे दिन को नींद नहीं आई है, काफ़ी रातें मेरी ऐसी गुजर गई ये जानने में कि चल क्या रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों में मैं उलझी हुई हूँ, अभी भी उलझी हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मैं अब चीज़ों को समझ पा रही हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। सबसे पहले जो मैंने ईशा के लिए किया था, मैंने टीचर्स लगा दिए थे उसके लिए और अपना थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा सा कम कर दिया था कि मैं अगर ईशा पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ तो कोई उसके ऊपर ध्यान दे पा रहा है। उसके डैड ने उसे बहुत टाइम देना शुरू कर दिया था, और शायद उसको अपनी मम्मा की जितनी ज़रूरत है या उसने जितना मम्मा के साथ किया है उतना वो किसी और के साथ शायद अभी तो नहीं कर सकती है। तो मैंने बहुत कुछ करने का ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं सब चीज़ें मुझे बहुत काम करती हुई नहीं दिख रही थी। तो मैंने जब ये चीज़ पढ़ी कि जो ऑटिज़म बर्नआउट होता है उसमें क्या करना चाहिए, तो मुझे समझ में आया और मैंने वही चीज़ें अप्लाई करी। देखिए, शायद आप लोग भी ये चीज़ कभी कभी बच्चों में फेजेस आते हैं, आपने भी देखे होंगे और शायद आप लोग को पता भी होगा। मुझे नहीं पता था, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने उसके साथ करी, उसे टोकना बंद कर दिया। हाँ, अगर कोई बहुत ही ऐसा काम कर रही है जिसमें रियली टोकने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर टोकूंगी, क्योंकि गलत चीज़ों में तो टोकना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हैंडल की जा सकती है सॉफ्टली, तो मैंने वो ट्राई किया, क्योंकि जब मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड रहती थी तो मैं बहुत काम नहीं कर पाती थी और मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाती थी। तो मैंने अपनी उन चीज़ों पे काम किया कि मैं कितनी भी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, मैं ईशा के साथ हमेशा पोलाइटली और सॉफ्टली बात करूँगी। मैं उसे बहुत प्यार करूँगी, बहुत पैम्पर करूँगी। मैं उसे ये यकीन दिलाऊँगी कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, तुम्हारी मम्मा अभी भी तुम्हारी ही है एंड तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। और मैंने उसे बहुत पैम्पर किया है। कई बार उसकी जो फिक्सेशंस होते थे उन्हें हटाने के लिए मुझे कई बार लगता था कि मैंने ये फिक्सेशंस कब के हटा दिए थे, दोबारा से आ गए हैं। फ्रस्ट्रेशन होता है, इट इज़ नॉर्मल, मुझे भी होता है। लेकिन मैंने अपनी उस चीज़ को अंदर दबा करके ईशा के ऊपर फिर से काम करना शुरू किया। मैंने उसे टाइम देना शुरू किया, उसके थेरेपीज़ कराना शुरू किया, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना शुरू किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने जो नोटिस किया साइकोलॉजी में, कि मम्मा अन्विका से तो बहुत प्यार से बात करती है, पर मेरे से हमेशा बोलती है ये करो ये करो ये करो। एक दिन उसके फ्रस्ट्रेशन में निकल गई बात, तो मैंने उसके सामने अन्विका को भी ऐसे झूठ मूठ कर डांटना शुरू किया कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे नहीं बोलती हूँ, मैं अन्विका से भी बोलती हूँ। मैं दोनों की मम्मा हूँ, तो मैं दोनों जब गलत करते हैं तो मैं दोनों के साथ सेम करती हूँ। तो उसके अंदर वो चीज़ बहुत रिलैक्सड हो गई कि नहीं, मम्मा सिर्फ मेरे साथ स्ट्रिक्ट नहीं है, वो अन्विका के साथ भी स्ट्रिक्ट है, जस्ट टू शो हर कि मम्मा दोनों के साथ फेयर है। और जब भी उसको मेरी ज़रूरत होती थी, मैं अन्विका को छोड़ के उसके पास गई, तो एक तरीके से उसे लगा कि हाँ, मम्मा मुझे आज भी बहुत प्यार करती है। मैंने उस पे ऊपर चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर चीज़ों से रिलेटेड, मैंने गेम्स खेलने शुरू किए। मैंने उसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने पे उतना फोकस किया, उसके साथ गेम्स और उसके साथ फिर से कनेक्ट करने का ट्राई किया। तो वो चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ काम किया। जो मैंने उसके साथ दोबारा से कनेक्शन बिल्डअप किया, उससे मैंने देखा कि धीरे धीरे जो उसके फिक्सेशंस हैं वो कहीं ना कहीं कम होने लगे हैं और उसकी जो एंजाइटी है वो भी कम होने लगी है। तो ईशा को मैं फिर से देख रही हूँ कि वो इम्प्रूव कर रही है और उसका फिर से मेरे से कनेक्शन बिल्डअप होने लगा, फिर से मुझसे अपनी चीज़ें शेयर करने लगी है। जो वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में, मतलब लाइक अपने आप को उसने बंद कर लिया था,
उसमें वो खुलने लगी है। वो घर के अब हर रूम में जाती है, जहाँ अनविका होती है वहाँ भी जाती है, उसके साथ भी बैठना शुरू किया है, उसके साथ भी राइम सुनाना शुरू किया है। और एक चीज़ जो मेरे यहाँ हर कोई करता था कि इधर बैठो, इसके साथ बैठो, हमारे साथ बात करो, मैंने उसको बिल्कुल सोशली बिल्कुल फ्री कर दिया। तुम्हें जिसके साथ मन करे तुम उसके साथ बात करो, तुम्हें अनविका के साथ नहीं बात करनी है तो मत करो, यू आर फ्री बर्ड। तुम्हें कोई भी सोशली उसके साथ बात करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। जब तुम रेडी होगी तब तुम करना। तो ये जो उसके अंदर सोशल एंजाइटी डेवलप हो गई थी, इस चीज़ के लिए मैंने घर पे भी सभी से बोला कि उसको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी फोर्स ना करे, वो जैसे रहना चाहती है वैसे रहे, जस्ट कि वो अपने आप को हर्ट ना करे या फिर वो अपने लिए कुछ गलत ना करे या फिर उसको मिल डाउन ना होए। उस स्टेज पे मुझे आना ही नहीं है जहाँ उसको मिल डाउन हुए। मैं आज भी ट्राई कर रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। लुक, इट्स अ जर्नी। पहले ईशा के साथ एक अलग तरीके की जर्नी थी और अब उसकी सिस्टर के साथ एक अलग तरीके की जर्नी है। बट माई प्रायोरिटी हमेशा ईशा रहेगी। और ये मैं ईशा को बार बार एहसास कराती हूँ कि तुम जो हो वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। तो आई थिंक ये चीज़ काम करेगी और ईशा वापस से वैसे ही फ्लोरिश होगी अपनी सिस्टर के साथ। तो मुझे आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी थी और बहुत सारी बातें करनी थी। मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में पूरी तरीके से उलझी हुई। सबसे ख़राब होता है गिल्ट, जो मुझे बहुत ज़्यादा रहा है पीछे कुछ दिन, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा है कि उस गिल्ट से पहले मुझे निकलना होगा ईशा पे कुछ काम करने के लिए। और आई थिंक मेरे वीडियोस अब शायद रेगुलर होने लग जाएंगे और मैं वापस से बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार मेरी चीज़ें सेटल हो जाएंगी और फिर हम आपसे लगातार मिलेंगे। आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे। बाय।